Hello students, welcome to my channel Economics. Today in this video, I will be discussing with you the concept of price determination. अब इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटी कैसे डिसाइड होते हैं इकोनॉमी में। देखो, प्राइजेस ऐसे थोड़ी मतलब जो दिल किया वो प्राइजेस पे थोड़ी कमोडिटी बेच सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिससे प्राइजेस ऑफ कमोडिटी डिसाइड किए जाते हैं। हम वो कंसेप्ट को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। वैसे तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा। हर चैप्टर में हमारा मेन टारगेट यही होता था कि हम इक्विलिब्रियम को इकोनॉमी में अचीव कर लें। तो डेफिनेशन में आपको तब भी बता देते हैं इक्विलिब्रियम की क्या होगी। इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन ऑफ नो चेंज। इट इज अचीव्ड एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम आगे जो मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर का वो स्टडी करने लगे हैं कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड या हाउ प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इन द इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड, हाउ क्वांटिटी इन द इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत बस ट्विस्ट करना पड़ेगा आंसर को, मेन आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अचीव होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया हो गया, अगर ऐसे का क्वेश्चन आ गया कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमें ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाने हैं, तो डिमांड कर्व आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपने डिमांड एंड सप्लाई कर्व बना लिए। ऑब्वियसली एक पॉइंट होगा जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बना लिया, अब हमने डिटरमाइन करना है कि इकोनॉमी में वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के विद रिस्पेक्ट कितनी क्वांटिटी सेल होनी चाहिए और कितने प्राइसेस पे वो क्वांटिटी सेल होनी चाहिए। जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो हम क्वांटिटी को डिटरमाइन कर पाते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल पे रहने के लिए हमें ओक्यू लेवल ऑफ क्वांटिटी को इकोनॉमी में सेल करना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्वांटिटी तो डिटरमाइन कर ली, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होंगे। जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी विद रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो हम प्राइसेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने इक्विलिब्रियम लेवल पे होना है, मतलब ई पॉइंट पे होना है, तो हमें ओक्यू लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल करनी चाहिए एट ओपी लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, तो हम ये डेटा मतलब अभी तक हमने ये डिटरमाइन किया कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, इक्विलिब्रियम के हेल्प से हम क्वांटिटी कैसे अचीव कर सकते हैं और प्राइसेस इकोनॉमी में कैसे अचीव कर सकते हैं। कि यही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि ओपी लेवल जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस का लेवल है और ओक्यू लेवल जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का लेवल है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमेशा प्राइसेस जो है इकोनॉमी में वो इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं होते। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्राइसेस एक कमोडिटी के फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मतलब कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी की सिचुएशन आ गई तो क्या होता है फिर उस केस में। देखो, अगर इक्विलिब्रियम प्राइसेस हमें पता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हेल्प से हम ये चीज देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल हम डिटरमाइन कर लेते हैं इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ठीक है, पर अगर कभी किसी कारणवश प्राइसेस जो है कमोडिटी के इंक्रीज हो जाती है, सपोज करो प्राइसेस थे ओपी, अब प्राइसेस इंक्रीज होके ओपी 1 हो गए। ठीक है, अब जब प्राइसेस ओपी 1 हो गए तो हम देख सकते हैं, हमने लाइन ड्रॉ की, मतलब प्रॉपर नहीं बन पाई, बट जस्ट अ सेकेंड आई विल ट्राई टू मेक इट आउट वंस अगेन। ठीक है, हाँ जी, अब हमने जब OP1 लेवल ऑफ प्राइसेस पे हम पहुंच गए, ठीक है, तो OP1 लेवल ऑफ प्राइसेस पे हम पहुंचे तो हमने देखा जो सप्लाई कर्व है वो आगे है और डिमांड कर्व पीछे। ठीक है, तो मतलब सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है और डिमांड कम है। ऑब्वियसली जब प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे किसी भी कमोडिटी के, तो लोग डिमांड थोड़ी, एक रैशनल कंज्यूमर कमोडिटी को डिमांड थोड़ी करेगा, वो डिमांड अपनी कम कर देगा और सप्लाई ज्यादा है।
तो सिचुएशन कैसी अराइज हो गई, वो सिचुएशन हो गई एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, ठीक है। वो सिचुएशन क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। अब अगर ऐसी की सिचुएशन आ गई और हमने इकोनॉमी में फिर इक्विलिब्रियम पे ही अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, प्राइजेस को कमोडिटी के डिक्रीज कर देंगे। जैसे हम प्राइजेस को डिक्रीज करेंगे, हम फिर पी लेवल ऑफ प्राइजेस पे आ जाएंगे और हम इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो किसी कारणवश प्राइजेस जो है कमोडिटी के डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब अभी इकोनॉमी में हम इक्विलिब्रियम लेवल पे थे जहाँ पे प्राइजेस थे ओपी, पर अगर प्राइजेस कम हो गए OP2 हो गए, ठीक है। जब प्राइजेस कम हो गए OP2 हो गए, ठीक है। जब प्राइस कम हो गए तो लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा से, एक रैशनल कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सा पॉइंट है, ठीक है, इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। खुद सोचो, अगर प्राइजेस किसी भी कमोडिटी के कम हो जाते, जैसे सेल लग जाती, तो कितने लोग खरीदने जाते हैं, ठीक है। मतलब डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो मतलब कौन सी सिचुएशन आई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई इकोनॉमी में। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अगर हमने इकोनॉमी से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्राइजेस को कमोडिटी के इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही हम प्राइजेस को इंक्रीज करेंगे फिर हम इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब ओपी लेवल ऑफ प्राइजेस अटेन कर लेंगे और हम इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा फुल फ्लेज आंसर हो गया कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन एन इकोनॉमी। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, या हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइजेस आ जाए क्वेश्चन, या हाउ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन एन इकोनॉमी कैन बी अचीव, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आंसर सेम ही रहेगा। बस आपने पहले इक्विलिब्रियम लेवल का एक्सप्लेन करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम प्राइजेस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, और अगर प्राइजेस इंक्रीज या डिक्रीज होए इकोनॉमी में तो हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए। वो सारा कंसेप्ट जब आप इस आंसर में एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर एक फुल फ्लेज्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आंसर को हम कह सकते हैं सुंदर तरीके से पेश करने के लिए हम एक टेबल भी बना सकते हैं इस आंसर के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। टेबल में देखो, मैंने डायग्राम में सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें यूज की है। डायग्राम को समझाने के लिए मैंने आपको बोला था कि प्राइजेस लो, ठीक है, और इसके अलावा क्वांटिटी लो, डिमांड लो और सप्लाई लो, ठीक है। ये चीजें, चार चीजें मैंने बोली थी। अब टेबल में मैं आपको तीन चीजें यूज करने के लिए बोलूंगी, प्राइजेस लो, डिमांड लो और सप्लाई लो, ठीक है। जैसे आपने प्राइजेस लिख ली, आप अपनी, जैसे मैंने देखो टेबल में मेरे जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो रहे, पहले 10 फिर 20 30 40 50 ऐसे इंक्रीज हो रहे। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, आप प्राइजेस अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हो। प्राइजेस को इंक्रीज करा भी दिखा सकते हो और डिक्रीज करा भी दिखा सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो प्राइजेस फॉल हो रहे 50 40 30 20 10, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड को हमने फॉल करवाना। क्यों फॉल कराना है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइजेस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किस कारण से होता है। ये सब कुछ मैंने पहले डिमांड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने डिमांड का भी कॉलम बना लिया, अब हमने सप्लाई का बनाना है। अगर हमारे प्राइजेस इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी लॉ ऑफ सप्लाई के कारण। पर अगर हमारे प्राइजेस आपने टेबल में फॉल करे दिखाए हैं तो अपने सप्लाई को भी फॉल करा दिखाना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैंने इस टेबल में क्या किया, प्राइजेस इंक्रीज करवाए हैं जिसके कारण डिमांड फॉल की है और मेरी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, अब मैं टेबल को इवेलुएट करती हूँ। अब पहले जब मैंने देखा मेरे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मेरी डिमांड है वो कम हो रही है और सप्लाई मेरी इंक्रीज हो रही है, और जो मेरी डिमांड की वैल्यू है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो जब डिमांड की वैल्यू ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू सप्लाई तो वो सिचुएशन को क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो पहला हमारा कंसेप्ट था डिमांड की सिचुएशन, ठीक है। अब हम जैसे और प्राइजेस इंक्रीज कराते, जैसे कि प्राइजेस अब 30 हो गए, तो अब इस लेवल पे डिमांड और सप्लाई की वैल्यू सेम हो गई। अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई की वैल्यू सेम हो गई तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट,
चलो जी, नेक्स्ट भी हमारा हो गया। अब हम आगे हमारा एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन एक्सप्लेन करना है टेबल में। तो हम फिर प्राइजेस को इंक्रीज करा देते हैं। जैसे प्राइजेस इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों की डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा है। तो वो कौन सी सिचुएशन अराइज हुई? वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन अराइज हुई। तो तीनों कंसेप्ट जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताए थे वो मैंने आपको एक टेबल में भी समझा दिए। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली टेबल बनाने से क्या हुआ, आपका आंसर और भी इम्प्रेसिव लगेगा एग्जामिनर को। तो इसको जरूर बनाना, ठीक है। थोड़ा सा बस मैंने थ्योरी बेसिकली आंसर की लिखी है, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपने ऐड ऑन करना है इस थ्योरी में। बस टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ दिस टेबल एंड डायग्राम मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। तो पहले देखते हैं वो। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वाइबल इंडस्ट्री। वाइबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है। अब जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताई वो भी वाइबल इंडस्ट्री की थी, और ये जो डायग्राम मैंने बनाई है वो भी डायग्राम वाइबल इंडस्ट्री की है। बेसिकली वाइबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। इस डायग्राम में ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी लेवल इक्विलिब्रियम प्राइसेस है और ओक्यू लेवल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नॉन वाइबल इंडस्ट्री। अच्छा, नॉन वाइबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते इन पॉजिटिव एक्सिस। मतलब जिस इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते पॉजिटिव एक्सिस में, उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? नॉन वाइबल इंडस्ट्री। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि आपके दिमाग में कि सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इतनी हाई होती है कि जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिमांड। जब कॉस्ट हाई होएगी तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स होंगे वो डिमांड नहीं करेंगे कमोडिटी की। अगर वो कमोडिटी की डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई और डिमांड का कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्ट नहीं करते इन पॉजिटिव एक्सिस, उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं नॉन वाइबल इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये आपने ये भी मेंशन करना है कि वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते। वो दोनों कर्व्स इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिमांड। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की स्कीम क्या होती है बेसिकली। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि जब भी हमने प्राइजेस ऑफ कमोडिटी को डिटरमाइन करना है तो हम डिमांड और सप्लाई कर्व के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, पर हमेशा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइजेस को कमोडिटी सेल नहीं की जा सकती, जिसके कारण गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी में, ठीक है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में इंटरफेयर करती है और अपने प्राइजेस इकोनॉमी में डिसाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि जो मैंने प्राइजेस डिटरमाइन किए हैं उस प्राइजेस को कमोडिटी को सेल करना है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या है। देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस दो तरीके की हो सकती है। पहला है डायरेक्ट इंटरवेंशंस और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या है? डायरेक्ट इंटरवेंशन में जो होता है, प्राइजेस आर फिक्स्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो प्राइजेस ऑफ कमोडिटी होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट डिसाइड करती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट फिक्स करती है। उसमें कोई मार्केट फोर्सेस और किसी और का लेना देना नहीं होता। सीधा गवर्नमेंट बोलती है कि इस प्राइजेस पे कमोडिटी सेल होएगी तो उसको उस प्राइजेस पे ही सेल करना पड़ता है। मतलब प्रोड्यूसर को उसी प्राइजेस पे कमोडिटी को सेल करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल जो बहुत अच्छी है, एक तो है प्राइस सीलिंग की और एक है प्राइस फ्लोरिंग की, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट इंटरवेंशन क्या होती है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है बाय इनडायरेक्टली शिफ्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी में और वो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को शिफ्ट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण कमोडिटी की जो प्राइसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसकी अच्छी एग्जांपल है जैसे गवर्नमेंट जो है डिमांड सप्लाई को चेंज करने के लिए, कर्व्स को शिफ्ट करने के लिए सेल टैक्स इम्पोज कर देगी कस्टमर्स के ऊपर, फिर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर देगी, जिसके कारण जो प्राइजेस मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं।
तो अब हम इन डिटेल इस वीडियो में जो डायरेक्ट इंटरवेंशंस के एग्जांपल है, मतलब प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, उस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। अब मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करती हूँ प्राइस सीलिंग के। प्राइस सीलिंग को मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में देखते हैं क्या है बेसिकली। इन दिस मेथड द गवर्नमेंट इज कंसर्न विद फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइसेस व्हिच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एक मैक्सिमम लेवल ऑफ प्राइसेस सेट कर देती है और कहती है कि इस प्राइसेस पे ही अब कमोडिटी जो है वो सेल होगी, और ये जो प्राइसेस गवर्नमेंट सेट करती है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस से हमेशा कम होती है। इट इज इम्पोज्ड ऑन नेसेसिटी आइटम्स। ये जो प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट है वो नेसेसिटी आइटम्स के ऊपर इम्पोज किया जाता है, जैसे कि व्हीट, राइस, in order to ensure that all the section of society can afford these items। ये इसलिए करते हैं, नेसेसिटी आइटम्स पे इसलिए इम्पोज किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को कभी कभी लगता है कि जो पर्टिकुलर मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो इस प्राइजेस पे कमोडिटी को नहीं खरीद पा रही। जैसे गवर्नमेंट को ये लगता है तो वो प्राइजेस ऑफ कमोडिटी को कम कर देते हैं जो कि इक्विलिब्रियम लेवल से कम हो, और अगर जब प्राइजेस फॉल हो जाते हैं तो ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन इजीली बाय द कमोडिटीज। बेसिकली प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट में क्या करता है गवर्नमेंट कि वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस से कम एक प्राइस डिसाइड कर देते हैं और वो कहते हैं बेसिकली प्रोड्यूसर्स को कि अब आप जो प्राइसेस मैंने डिसाइड किए जो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस से कम है उस पे कमोडिटी को सेल करो। अब यही कंसेप्ट जो है वो मैंने इस डायग्राम में शो किया है। देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस से ओपी, पर जब गवर्नमेंट को लगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो उसने प्राइसेस को कम करवा दिया, उसने प्राइसेस सेट कर दिए OP1 और प्रोड्यूसर्स को बोला कि अब आप OP1 लेवल ऑफ प्राइसेस पे ना कमोडिटी को सेल करो। तो अब इस कंसेप्ट को बेसिकली क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं प्राइस सीलिंग। जब गवर्नमेंट मैक्सिमम लेवल ऑफ प्राइसेस सेट कर दे जो कि इक्विलिब्रियम लेवल से कम होता है, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं प्राइस सीलिंग। तो जब प्राइजेस कम हो जाएंगे कमोडिटी के, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइजेस कम सेट हो गए तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होंगे। तो अब हम इफेक्ट स्टडी करते हैं कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में अराइज कर जाती है। जैसे ही प्राइजेस कम कर देंगे इकोनॉमी तो ऑब्वियसली क्या होएगा, डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे और सप्लाई कम होएगी। जब सप्लाई कम होएगी और डिमांड ज़्यादा होएगी तो क्या कंसेप्ट अराइज होगा, क्या प्रॉब्लम अराइज होएगी, बेसिकली वो होएगी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट इफेक्ट है ब्लैक मार्केट। अगर प्राइजेस कमोडिटी के कम हैं, ठीक है, और प्राइजेस कम हैं जिसके कारण डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करें और सप्लाई उसकी है नहीं, तो जिसके कारण ब्लैक मार्केट्स की सिचुएशन अराइज हो जाती है इकोनॉमी में। मतलब लोग क्या करते हैं ब्लैक मार्केट्स के थ्रू कि वो कहते हैं कि मेरे को कमोडिटी चाहिए, तो अगर मैंने कमोडिटी खरीदनी है तो मैं हायर प्राइसेस पे भी कमोडिटी को लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये बड़ा एक नॉर्मल सा फीचर है, आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि जब आपको लगता है कि सप्लाई कम है किसी कमोडिटी की तो आप विलिंग हो जाते हो कि हायर प्राइसेस पे भी मैं कमोडिटी को खरीद लूँगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट है लॉन्ग क्यूज। लॉन्ग क्यूज में क्या होता है कि जैसे डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो हम देखते हैं कि जो राशन शॉप्स जहाँ से हमें बेसिकली राशन मिल रहा है, फेयर प्राइस शॉप्स, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं गुड्स को खरीदने के लिए। ये कंसेप्ट था प्राइस सीलिंग का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग के लिए हम एक और नाम भी यूज करते हैं, वो है मिनिमम प्राइस सीलिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस मेथड द गवर्नमेंट इज कंसर्न विद फिक्सिंग मिनिमम प्राइसेस व्हिच इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इट इज इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इस मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या करता है, इस मेथड में क्या होता है जैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस अगर डिसाइड हो गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस से ऊपर एक लेवल ऑफ प्राइसेस डिसाइड कर देते हैं। वो इसलिए ऊपर लेवल मतलब हायर लेवल ऑफ प्राइसेस इसलिए डिसाइड करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम में कंसेप्ट समझाती हूँ मैं आपको। देखो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया ई पॉइंट,
की पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस हमने डिटरमाइन किया वो है ओपी। ठीक है, अब ओपी लेवल ऑफ प्राइसेस जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस है। गवर्नमेंट देखती है कि अगर ओपी लेवल ऑफ प्राइसेस पे गुड्स सेल हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत कम प्रॉफिट्स होगा, तो वो इसीलिए क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स वो प्राइजेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, वो ओपी से OP1 कर देते हैं, टू प्रोटेक्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। अब जब प्राइजेस OP1 हो गए तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई आफ्टर इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो वो आफ्टर इफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं जब प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कर देती है। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट है एक्सेस सप्लाई। जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स तो बाय करना नहीं चाहेगा गुड्स को। अब कंज्यूमर बाय करना नहीं चाहता गुड्स को तो क्या सिचुएशन है, राइज हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की, मतलब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में क्या करता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो हायर लेवल ऑफ प्राइसेस पे गुड्स को परचेज कर लेता है प्रोड्यूसर से। अच्छा, और वो अपना एक स्टॉक मेंटेन कर लेता है अपने पास गवर्नमेंट, और वो जो स्टॉक गवर्नमेंट ने मेंटेन किया ना वो गवर्नमेंट यूज करता है इन सिचुएशंस ऑफ ड्रॉट्स या बेसिकली नेचुरल कैलामिटीज की सिचुएशन में ना गवर्नमेंट वो स्टोर्ड अपना जो ग्रेन्स होते हैं अपने जो उसने हायर लेवल ऑफ प्राइसेस पे प्रोड्यूसर से बाय किया था वो सामान वो नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे मोस्टली यूज करता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी रहे। देखो फॉर एग्जांपल अगर मतलब ड्रॉट हो गई इकोनॉमी, ठीक है, सपोज करो इंडिया में एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ड्रॉट हो गई और प्रोडक्शन बिल्कुल कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम है तो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपना जो बफर स्टॉक मतलब अपना जो सारा स्टॉक मेंटेन करके रखा होता है अपने पास, जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से हायर लेवल ऑफ प्राइसेस पे लिया होता है वो मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में सेल करना शुरू हो जाता है ताकि जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी है वो स्टेबल रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट्स। मतलब जो लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ प्राइसेस पे जब गवर्नमेंट गुड्स को परचेज कर लेती है प्रोड्यूसर को तो उसके पास एक्सेस स्टॉक हो जाता है, तो वो एक्सेस स्टॉक को अदर इकोनॉमीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स से प्राइस फ्लोरिंग के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको जो मैंने वीडियो में कंसेप्ट समझाया वो अच्छा लगा और अच्छी तरीके से समझ लगा तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये कंसेप्ट समझ लग सके ईजिली। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन and moreover your problems are always welcomed. If you have any problem you can either mail me on my email ID which is written in the description box or you can even write in the comment section. Thank you for now.